Greetings to all my grade 12 students. Welcome back to this wonderful platform of verbal skills. ग्रेड 12th इंग्लिश कोर की तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. पोइट्री सेक्शन सबसे पहले कवर किया जा रहा है. पिछले वीडियो को आप चेक कर सकते हैं. माय मदर एट 66 विच इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड. आज के इस वीडियो में आपकी एक और बहुत बड़ी एंड बहुत इम्पॉर्टेंट पोइट्री कीपिंग क्वाइट कवर करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, और सारी एसेंशियल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोइटिक डिवाइसेस के साथ इस पोइट्री को क्रैक करेंगे. तो लास्ट तक बने रहिए, और एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. सबसे पहले अगर बात करते हैं इस पोइट्री की कीपिंग क्वाइट, तो बोर्ड एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोइट्री है. अगर एक परसेंटेज वाइज इसको बताया जाए तो 90 to 95% ये पोइट्री इम्पॉर्टेंट है एक्सट्रैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, और साथ ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी, क्योंकि बहुत ही अच्छी थॉट प्रोवोकिंग, मैसेज गिविंग, पीस और हार्मनी को क्रिएट करने वाली एक बहुत बेहतरीन पोइट्री है विच इज़ कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुडा. बात करेंगे कुछ एसेंशियल वैल्यू पॉइंट्स की. तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये पोइट्री कंपोज की गई है फ्री वर्ड्स में. यस, अगेन रिपीटिंग, दिस पोइट्री इज कंपोज्ड इन फ्री वर्ड्स बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक फिक्स राइम स्कीम इज यूज्ड. किसी भी प्रकार से एक राइम स्कीम का यहाँ यूज़ नहीं किया गया है, तो फ्री वर्ड्स में कंपोज की गई. याद रखिएगा, कीपिंग क्वाइट. नेक्स्ट बात करेंगे पैब्लो नेरुडा, जो कि एक बहुत ही पोस्ट वॉर राइटर रहे हैं. इन्होंने, इनका जो पेन नेम था वो पैब्लो नेरुडा था. इनका पूरा नाम जो है वो है नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बसाल्टो. तो याद रखिएगा, बिकॉज पोएट के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आई होप दिस इज ऑल्सो अंडरस्टूड कि ये जो पूरा नाम है पोएट का, ये याद रखेंगे. एंड नॉट ओनली दिस, एक और एसेंशियल जो बहुत बड़ा अचीवमेंट इनके साथ जुड़ा हुआ है वो है दैट ही हैड ऑलरेडी वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1971. जी हाँ, 1971 में इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था. इसलिए याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इनकी लाइफ का रहा है. साथ ही अगर बात की जाए पोइट्री के थीम की, तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगेन एसेंशियल पॉइंट, दिस इज एन एंटी वॉर पोइट्री. अगेन रिपीटिंग, ये एक एंटी वॉर पोइट्री है. और साथ ही यहाँ जो थीम है इस पोइट्री में, नेफ्टाली रिकार्डो ने या पैब्लो नेरुडा जिनका पेन नेम है, इन्होंने क्या बात की है, ही सिंपली टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन and creating a feeling of mutual understanding among human being. देखिए, यहाँ मैं आपको एक की वर्ड या कहना चाहिए एक आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत अच्छा ही वर्ड देना चाहूँगी. अगर आपके सामने ये टर्म आता है कीपिंग क्वाइट, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब ध्यान रखिएगा, कीपिंग क्वाइट इज नथिंग, इट इज सिंपली इंट्रोस्पेक्शन. जी हाँ, ये कीपिंग क्वाइट का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है इंट्रोस्पेक्शन. अब इंट्रोस्पेक्शन कैसे, यानी अंदर झांकना, अपने बारे में सोचना. देखिए, बहुत सा क्लियर कट मीनिंग और मैसेज जो है यहाँ टाइटल में देने की कोशिश की है, क्योंकि इस पोइट्री का बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप बैकग्राउंड समझ पाएंगे तो इस पोइट्री से डायरेक्टली आप कनेक्ट भी कर पाएंगे. देखिए, कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना. शांत रह पाते हैं तो हम अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं, सोच पाते हैं, और जब आप सोच पाते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स तक पहुंच पाते हैं, और यदि आप अपनी प्रॉब्लम्स तक पहुंच जाते हैं तो आप उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तक भी बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं. ये एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पैब्लो नेरुडा ने इस पोइट्री के माध्यम से देने की कोशिश की है. आई होप दिस पोइट्री इज अंडरस्टूड. जितना बैकग्राउंड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और कुछ बहुत ही एसेंशियल पॉइंट्स भी यहाँ जो बात की है, सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ पैब्लो नेरुडा ने बात की है इस पोइट्री में
एक बहुत ही अच्छा सिंबलिज्म यहाँ यूज किया है। कैसा सिंबलिज्म? देखिए, एक ये जो 12 वर्ड है इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। 12, देखिए 12 जो है वो सिंबलाइज कर रहे हैं 12 आवर्स ऑफ अ क्लॉक। अगेन रिपीटिंग, 12 आवर्स ऑफ अ क्लॉक। नॉट ओनली दीज 12 आवर्स ऑफ अ क्लॉक, साथ ही ये 12 रिपीट कर रहा है जितने भी हमारे ज़ूऑडिकल साइन होते हैं, जितनी भी राशियां होती हैं। आपको पता है 12 राशियां होती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, याद रखिएगा। 12 रेफर्स टू 12 आवर्स ऑफ अ क्लॉक। देखिए AM PM में डिवाइडेड है, मगर एक घड़ी में रहते तो 12 ही घंटे हैं। तो 12 आवर्स ऑफ अ क्लॉक इंडिकेटेड बाय दिस 12। 12 जितनी भी राशियां हैं वो भी 12 हैं, और साथ ही एक और ये जो 12 का कनेक्शन है वो है 12 मंथ्स। जी हाँ, 12 मंथ्स। अब यहाँ 12 राशियां भी, 12 घंटे भी, या 12 महीने, ये क्यों पैब्लो नेरूडा ने यहाँ बताया है? क्योंकि यहाँ वो रिक्वेस्ट कर रहा है एक एक व्यक्ति से, इस धरती पर, इस अर्थ पर रहने वाले हर उस राशि, हर उस समय, हर उस जगह रहने वाले व्यक्ति से। अब क्या वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं? आइए लाइंस में बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टैंजा को। फर्स्ट वन, नाउ वी विल काउंट टू 12। देखिए पोएट जो है, जो पैब्लो नेरूडा है, वो एड्रेस कर रहे हैं रीडर्स को। नाउ वी मतलब इंक्लूडिंग पोएट और हमें। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब कहाँ तक काउंट करेंगे हम सभी मिलके? 12 तक। एंड जैसे ही 12 काउंट करेंगे उसके बाद क्या होगा? एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। देखिए काउंट भी कर रहे हैं साथ में और चुप भी हो जाएंगे। तो यहाँ एंटीथीसिस बहुत अच्छे से पोइट ने यूज की है। सारी पोएटिक डिवाइसेस को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यही वो लाइंस हैं, यही वो एक्सट्रैक्ट्स हैं जहां से आपके बहुत ही माइनर बट मेजर क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो अंडरस्टूड। तो 12 का कनेक्शन, सिंबलिज्म जो यूज किया है, और यहाँ एंटीथीसिस बहुत अच्छे से यूज किया है, क्योंकि काउंट भी कर रहे हैं और चुप हो जाएंगे, तो दोनों ही ऑपोजिट चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो ये याद रखिएगा। यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है रीडर से, राइट, हमारा पोएट, कि यस 12 तक काउंट करते हैं और उसके साथ ही सब शांत हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट देन व्हाट विल हैपन जब शांत होंगे? फर्स्ट आंसर वेरी इंपॉर्टेंट वन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ let's not speak in any language and let's stop for 1 second and not move our arms so much। पहला स्टैंजा ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? यहाँ पोएट बोलता है कि पहली बार, दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम हैपनिंग ऑन दिस अर्थ। क्यों? क्योंकि पहली बार एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा कि जहां सभी लोग एक साथ जो है वो शांत हो जाएंगे। तो पहली लाइन आई होप अंडरस्टूड। आते हैं नेक्स्ट सेकेंड लाइन, विच इज अ वेरी थॉटफुल लाइन यूज्ड बाय द पोएट हियर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। अक्सर इसी बात पर हम रोते रहते हैं कि लैंग्वेज, दूसरे की भाषा हमें समझ में नहीं आती। सो हियर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज विच इज एक्चुअली वन ऑफ द बैरियर्स। यस, एक बैरियर है लैंग्वेज। और जब भी आप इस बैरियर की बात करते हैं कि लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि आपस में एक दूसरे की भाषा जब समझ में नहीं आती तो हम समझ ही नहीं पाते, तो ये लैंग्वेज का रूपी बैरियर भी हमारे बीच में से चला जाएगा। कब? लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, जब हम 1 मिनट के लिए, 1 सेकेंड के लिए जब शांत होंगे। क्योंकि शांत रहेंगे तो केवल और केवल एक ही भाषा सबके बीच में होगी, एंड द लैंग्वेज वुड बी साइलेंस, नथिंग एल्स, एंड इट इज गोइंग टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन। वो भाषा सभी के द्वारा समझ में आ जाएगी, तो ये बैरियर भी खत्म हो जाएगा। आई होप अंडरस्टूड। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन पे, एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच। देखिए आर्म्स यहाँ जो वर्ड है, याद रखिएगा, ये पन यूज हुआ है। यस, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। यहाँ जो ये आर्म्स वर्ड है ये पन रिपीट है। अब पन क्या होता है? पन है प्ले अपॉन वर्ड्स। क्योंकि यहाँ आर्म्स का मतलब है कि हमारे हैंड के मूवमेंट भी नहीं होंगे, एक्टिविटीज से मतलब है। लेकिन यहाँ आर्म्स का एक और मतलब है, बिकॉज एंटी वॉर पोइट्री है, तो याद रखिएगा यहाँ जो आर्म्स का मतलब है वो है वेपन्स।
जी हाँ, जब आप और हम किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो अपने सारे वेपन्स भी जो हैं वो छोड़ देंगे, रख देंगे, उनको भी हम नहीं चलाएंगे, यूज करेंगे। आई होप क्वाइट अंडरस्टूड। एक और पोइटिक डिवाइस यहाँ याद रखिएगा, लेट्स नॉट लेट्स स्टॉप। इनिशियली लेट्स वर्ड जो है वो रिपीटेड है बिगिनिंग में, तो एनाफोरा बहुत अच्छे से यूज किया है। आई होप अंडरस्टूड। आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की तरफ, स्टैंजा की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये स्टैंजा आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, इवन 2021 में भी ये था। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। नाउ पोएट क्या बोल रहा है? पोएट कह रहा है कि ये जो है ना, ये एक एग्जॉटिक मूवमेंट होगा। अब एग्जॉटिक का मतलब क्या है? एग्जॉटिक का मतलब है अनयूजुअल। जी हाँ, एक ये अनयूजुअल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बार इस अर्थ पर सबके सब चुप हो जाएंगे एक साथ। तो जब शांत हो जाएंगे, आप एक तरीके से पेंडेमिक के टाइम को भी डियर स्टूडेंट्स दिमाग में रख सकते हो कि कैसे सारी चीजें एकदम थम गई थी, रुक गई थी। तो विदाउट रश यानी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई शोर नहीं होगा, रश नहीं होगा, देयर वुड बी नो हरी, देयर वुड बी नो वरी, और साथ ही विदाउट इंजन्स। यहाँ इंजन्स का मतलब याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इंजन का मतलब है देयर वुड बी नो नॉइस ऑफ व्हीकल्स, देयर वुड बी नो नॉइस ऑफ फ्रॉम फैक्ट्रीज। कहते हैं ना, किसी भी प्रकार का नॉइस जो है वो यहाँ नहीं होगा। आई होप अंडरस्टूड। नेक्स्ट लाइन्स को कवर करेंगे। We would all be together in a sudden strangeness। तो ये जो एक सडन चेंज होगा इस वर्ल्ड में, इस धरती पर, तो इस सडन चेंज में हम क्या होंगे? We all are going to be united। We all are going to be united। तो एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ देने की कोशिश की है। आई होप अंडरस्टूड। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands। अब यहाँ एक एक जो स्टैंजा है वो किसी ना किसी थीम को जरूर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर इस स्टैंजा की बात की जाए तो यहाँ जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो सोशल इनजस्टिस होता है, एनवायरनमेंट को जो कंटिन्यूस आप और हम जो तकलीफ, जो हार्म पहुंचाते रहते हैं, ये एक डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश यहाँ पोएट पैब्लो नेरूदा ने की है। कैसे? जब सब शांत होंगे तो जितने भी फिशरमैन होंगे इन द कोल्ड सी, दे वुड नॉट बी एबल, वो क्या करेंगे? अननेसेसरीली किसी भी फिश को, एनिमल्स को, देखिए यहाँ वेल जरूर स्पेसिफिकली बोला गया है, लेकिन यहाँ बोला गया है कि वो कभी भी किसी भी एनिमल को अननेसेसरीली हार्म नहीं करेंगे। और साथ ही वो क्या करेंगे कि जितने भी, देखिए जहां भी फिश है वहां आपको सॉल्ट गैदरर्स जरूर मिलेंगे। तो यहाँ याद रखिएगा कि जब जितने भी वर्कर्स हैं, देखिए यहाँ सॉल्ट गैदरर्स का मतलब है जितने भी वर्कर्स हैं, क्योंकि अगेन सोशल इंजस्टिस ना, फॉर कैपिटल गेन्स, जितने भी पुअर पीपल हैं वो कंटिन्यूस वर्क करते चले जाते हैं। किसके लिए? फॉर वेल्स, जो बिग, कहते हैं ना बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है। तो यहाँ एक हिडन एस्पेक्ट यहाँ बताया गया है कि जो वर्कर्स होंगे तब वो क्या कर पाएंगे? when they all are going to be quiet, then they will be able to look their hurt hands। जब वो अपने चोट, अपनी कट्स, अपने वुंड्स को अच्छे से देख पाएंगे तो वो समझ पाएंगे कि हाँ, कितनी ज़्यादा इनजस्टिस जो है वो हमने अपनी लाइफ के साथ किया। बिकॉज व्हाट हैपन, जब शांत होंगे तो ऑब्जर्व करेंगे, जब ऑब्जर्व करेंगे तो अपनी असल जो तकलीफें हैं जीवन की उनको भी समझ पाएंगे। आई होप ये स्टैंजा भी क्लियर हुआ होगा। अगेन रिपीटिंग, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लियर कट मैसेज यहाँ पैब्लो नेरूदा ने दिया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ।
Now next here the poet is saying what? Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. देखिए यहाँ बहुत ही थॉटफुल लाइन्स हैं. सबसे पहले अगर बात की जाए एक की थीम जो यहाँ इन लाइन्स में यूज हुई है, here up to would put on clean clothes and especially walk about their brothers in the shade doing nothing. इस पूरे स्टैंजा में एक पर्टिकुलर की थीम जिसको यहाँ पैब्लो नेरूदा ने यूज किया है, नथिंग. आई होप यू नो सच डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस जो वॉर के होते हैं, जो आपको भी पता होगा. अब यहाँ जो बहुत अच्छा जो सिंबलिज्म यूज किया है पोएट ने, वो क्या है याद रखिएगा. पोएट कह रहा है कि मैं बिल्कुल भी उन लोगों का सपोर्ट नहीं करता हूँ. किन लोगों की बात कर रहा है? सबसे पहले वो लोग जो यहाँ प्रिपेयर करते हैं किस चीज़ को? ग्रीन वॉर्स. अब यहाँ ग्रीन वॉर्स का मतलब क्या है? ग्रीन वॉर्स रिफ्लेक्ट किया है यहाँ जो डिफॉरेस्ट्रेशन है, जो नेचर को ह्यूमन एक्टिविटीज जो कंटिन्यूस हार्म पहुंचा रही हैं. याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पोएट ने यूज किया है. दैट ग्रीन वॉर्स इज नथिंग, जो डिफॉरेस्ट्रेशन है, जो कंटिन्यूस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जो कंटिन्यू हार्म नेचर को ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, यहाँ उनकी बात पोएट कर रहा है. नेक्स्ट पोएट बात करता है कि मैं उनका भी सपोर्ट नहीं करता जो प्रिपेयर करते हैं किस चीज को? वॉर्स विद गैस. अब यहाँ गैस का मतलब पॉल्यूशन है. अगेन रिपीटिंग दिस, यहाँ जैसे ग्रीन वॉर्स है डिफॉरेस्ट्रेशन, यहाँ वॉर्स विद गैस का मतलब है जो पॉल्यूशन, हजारस गैसेस, जितने भी केमिकल एमिशन, इन चीज़ों के द्वारा जो वॉर्स लड़ी जाती हैं. और पोल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा वॉर लाइक जो कंडीशन क्रिएट कर रहा है इस अर्थ पर, उन सभी लोगों को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता. एंड ऑल्सो फाइनली यहाँ जो एक और वॉर की बात यहाँ पर जो पोएट ने की है वो की है दैट वॉर्स विद फायर. अब वॉर्स विद फायर का मतलब है जो यहाँ याद रखिएगा जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके द्वारा भी कंटिन्यूस जो है जो हार्म है वो हमारी पृथ्वी को, हमारी धरती को पहुंच रहा है. तो आई होप ये तीन सिंबलिज्म आपको क्लियर हुए होंगे. ग्रीन वॉर्स, डिफॉरेस्ट्रेशन, वॉर्स विद गैस, पोल्यूशन, एमिनेशन जो केमिकल वॉर्स होती हैं, और प्लस वॉर्स विद फायर, यहाँ ग्लोबल वार्मिंग को बोला गया है. तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं जो एक्टिविटीज़ हैं जो इस नेचर को, इस धरती को कंटिन्यूस हार्म पहुंचा रही हैं. फाइट करे चले जा रहे हैं. कितनी ही वॉर्स हैं जो कंटिन्यूस चलती रहती हैं, लेकिन जब भी किसी के हाथ अगर विक्ट्री लगती है तो उस विक्ट्री में देयर इज वेरी थॉटफुल लाइन सेड बाय द पोएट हियर दैट विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स. कोई भी उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बचता. तो यहाँ ऐसे जितने भी लोग हैं जो इस प्रकार से इन वॉर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब हम एक एक व्यक्ति इस धरती पर शांत हो जाएगा, तब एवरीवन गोइंग टू बी क्वाइट, देन तो क्या होगा? लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी, एक्टिविटीज, हार्मफुल एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी. तो क्या करेंगे आप और हम? दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ. तो यही लोग क्या कर लेंगे? क्लीन क्लोथ, यानी दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग अदर्स. एक तरीके से शांत हो जाएंगे, किलिंग को छोड़कर हीलिंग की तरफ आगे बढ़ जाएंगे. एंड दे विल वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड. देखिए शेड जो है यहाँ, दे विल नॉट किल, वो मारेंगे नहीं एक दूसरे को, बल्कि वो क्या करेंगे? शेड में रखेंगे. शेड में रखेंगे यानी शेड यहाँ मेटाफर यूज किया है, यहाँ मीनिंग है प्रोटेक्ट से. वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ वो इस नेचर को भी प्रोटेक्ट करना सीख जाएंगे. आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ आप आज के रेलेवेंट टाइम से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि आज हम सोच पा रहे हैं कि हमने अपनी धरती को कितना नुकसान पहुंचा दिया है.
तब आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होने लगी हैं जो अब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन के लिए उसी को एक सपोर्ट में खड़ी रहती हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लाइंस की तरफ। What I want. Now coming the next important lines of this poetry. अब यहाँ एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि क्या पोएट कह रहा है कि भाई आप कंफ्यूज ना हो। क्या कंफ्यूजन, किस कंफ्यूजन की बात यहाँ पोएट कर रहा है? नाउ द पोएट इज सेइंग व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। भाई पोएट कह रहा है कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैंने तो कहा है कि आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। क्यों? बिकॉज मेरा ये कहना है टोटल इनएक्टिविटी से कैसे, प्लीज आप अपने एक्शन में, यानी आपने अपनी एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटीज में तो स्टॉप हो जाइए। बी इनएक्टिव इन योर फिजिकल एक्टिविटी बट प्लीज एक्टिव इन योर थॉट्स। लेकिन अपने विचारों में जरूर बहुत एक्टिव हो जाइए। तो ये एक हिडन मैसेज यहाँ पर पोएट ने और एक अपना हिडन मतलब मकसद यहाँ पोएट ने बताया है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब यहाँ एक और बात है जो पोएट ने की है। पोएट ने आज की एक हरड और वरड लाइफ को भी यहाँ बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। कैसे? सबसे पहले पोएट कहता है कि जैसे मेरा कहना है कि आप भी शांत तो हो लेकिन अपने थॉट्स में, अपने विचारों में एक्टिव रहें, और इसके लिए मैं किसी भी प्रकार की वॉर को, मीन्स आई वॉन्ट लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। ये बहुत प्रीशियस लाइफ है। वी शुड वैल्यू दिस लाइफ। हमें इसकी बिल्कुल कीमत समझना चाहिए। एंड आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं किसी भी प्रकार के वायलेंस को, यहाँ पोएट कह रहा है, मैं सपोर्ट नहीं करता। एंड इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। देखिए सिंगल माइंडेड का क्या मीनिंग है? सिंगल माइंडेड का यहाँ मीनिंग है सेल्फिश कंडीशन। जी हाँ, आज आप और हम अपने कंफर्ट लेवल के लिए, अपने कंफर्ट सिचुएशंस के लिए इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि इस नेचर को अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कंटिन्यूस जो है वो हार्म है वो क्रिएट करते जा रहे हैं और देते चले जा रहे हैं। दैट्स वाई वी शुड नॉट बी। यहाँ सिंगल माइंडेड का मतलब क्या है? पोएट ने कहा है प्लीज डू नॉट बी सेल्फिश। प्लीज सेल्फिश ना बने। तो एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट यहाँ पोएट ने की है अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, क्योंकि हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए क्या हो जाते हैं? सेल्फिश हो जाते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। एटलीस्ट सोच के तो देखिए, ऐसा करके तो देखिए कि ये जो है थोड़े टाइम के लिए आप शांत और चुप तो हो जाइए। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। क्योंकि आप बता दें किस सैडनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम कनेक्ट करेंगे अपनी नीचे की लाइन से। नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। आपने देखा होगा अक्सर हम इसी बात पर रोते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ना दूसरे हमें समझ पा रहे हैं और ना शायद हम ही अपने आप को समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस हरड और वरड लाइफ में टाइम नहीं है, किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। तो आई होप जब ये एक बहुत बड़ा साइलेंस, एक बहुत बड़ा लॉन्ग ब्रेक, देखिए ह्यूज साइलेंस का मतलब क्या है? जब एक तरीके का ब्रेक हमको मिलेगा तो यहाँ हम समझ पाएंगे किस चीज़ को, कि वाकई अपनी सैडनेस को रिमूव करने के लिए एक जो ये लॉन्ग ब्रेक होगा ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला होगा। आई होप दिस ऑल्सो अंडरस्टूड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका स्टैंजा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है। अक्सर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि सिंगल माइंडेड का क्या मतलब है,
टोटल इनएक्टिविटी के कंफ्यूजन से यहाँ क्या मतलब है, ह्यूज साइलेंस किसको बोला गया है, और ये नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, ये आज की हरिड और वरिड लाइफ को यहाँ पोएट ने यहाँ डिनोट किया है। और व्हेन ही सेइंग कि हम सिंगल माइंडेड ना हो तो द सेल्फिश ना हो, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यानी कि किसी भी वॉर को यहाँ पोएट सपोर्ट नॉन, मतलब एक तरीके से नॉन वायलेंस की बात कर रहा है। आई होप अंडरस्टूड। आगे बढ़ेंगे लास्ट फ्यू लाइन्स की तरफ। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. देखिए अब यहाँ अर्थ को पर्सोनिफाइड किया गया है, अर्थ इज द बेस्ट टीचर। अब आप इतने डिस्ट्रक्शन के बाद, इतनी सैडनेस के बाद अगर किसी व्यक्ति से आप किसी से सीखना चाहते हैं तो वो है बेस्ट टीचर। कौन है? अर्थ। अर्थ इज द बेस्ट टीचर। कैसे? एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड। देखिए एक डेड एंड अलाइव, बहुत अच्छा एंटीथीसिस यहाँ पर यूज किया है, एंटीथीसिस यहाँ यूज किया है। कैसे? बिकॉज हियर द पोएट इज सेइंग कि आपको जब लगता है कि जो ये पूरी पृथ्वी है, पूरी धरती है, क्योंकि कंटिन्यूसली डिफॉरेस्टेशन और हार्म जो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा किया जा रहा है, तो अर्थ डेड हो जाती है। बट नो, अर्थ को पता है कि अपने को अलाइव कैसे करना है, और यहाँ अलाइव का मतलब क्या है? ग्रीनरी। यस, ग्रीन कंडीशन। अर्थ नोज हाउ टू रिवाइव। अर्थ को पता है अपनी ग्रीन कंडीशन में वापस कैसे आना है। तो अर्थ इज द बेस्ट टीचर, facing the destruction but knowing how to move towards the construction. I hope understood. और लास्ट देखिए रिपीटेड लाइन्स हमारे सामने आ गई। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। देखिए अब उस समय बिगिनिंग में क्या था? वी विल काउंट अप टू 12, बट अब पोएट अपने आप को डिनोट करता हुआ कहता है, और यहाँ ये दो लाइन्स पूछी भी जाती है कि भाई लास्ट में पोएट ने ऐसा क्यों बोला। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। भाई मेरा काम यहाँ खत्म, मेरा जो मैसेज था आपको कन्वे करना, माई मोटिव इज नाउ क्लियर, माई मैसेज इज कन्वेड, मैंने अपना मैसेज यहाँ आपको कन्वे कर दिया, इसलिए मैं काउंट कर रहा हूँ 12 तक। आप शांत रहिए, शांत रहिए मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, और मैं यहाँ से जाता हूँ। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से डिस्कस करेंगे सारी, वैसे काफ़ी सारी पोएटिक डिवाइसेस को यहाँ आपको बता दिया गया है, बट फिर भी एक रिकैप और जो बेसिक पोएटिक डिवाइसेस यहाँ यूज़ की गई हैं उनको एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए वी विल रिपीटेड है तो रेपिटेशन है। वी विल काउंट अप टू 12 एंड ऑल कीप स्टिल, तो एक एंटीथीसिस, क्योंकि दो डिफरेंट ऑपोजिट कंडीशन को यहाँ रेफर किया गया है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, देखिए साउंड यहाँ देख लीजिए, वोवल साउंड रिपीटेड है तो एजोनेंस है। लेट्स बिगिनिंग में रिपीटेड है तो एनाफोरा है। आर्म्स का मैंने आपको बताया था कि पन यूज हुआ है, क्योंकि आर्म्स का एक्चुअल मीनिंग यहाँ वेपन्स से है, आर्मामेंट से है। एक्सोटिक का मीनिंग याद रखिएगा, अनयूजुअल है, क्योंकि इसी पर क्वेश्चंस भी बनते हैं। विदाउट वर्ड जो है वो रिपीटेड है तो रेपिटेशन यहाँ बहुत अच्छे से यूज हुआ है। सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ एस लेटर रिपीट हुआ है तो एलिटरेशन है। और याद रखिए बहुत अच्छे से इंजॉयमेंट भी यहाँ यूज हुआ है। आगे बढ़ेंगे। देन वुड, वेल, डब्ल्यू लेटर रिपीटेड है, सेम यहाँ हिज, हर्ट, हैंड्स, अगेन यहाँ एच लेटर रिपीटेड है तो रेपिटेशन यहाँ यूज हुआ है। नेक्स्ट सिंबलिज्म मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, ग्रीन वॉर्स, डिफॉरेस्ट्रेशन, गैस, पॉल्यूशन, फायर, ग्लोबल वार्मिंग। देन क्लीन क्लोथ, सी लेटर रिपीटेड सो एलिटरेशन। शेड वर्ड है, प्रोटेक्शन को डिनोट कर रहा है। कंपैरिजन है, कंप्लीट कंपैरिजन है तो मेटाफर यूज हुआ है। वॉट, वॉन्ट, अगेन डब्ल्यू रिपीटेड सो रिपीट, यहाँ पर लेटर रिपीटेड है सो एलिटरेशन।
और इस पूरी पोइट्री में आई भी आप देख लीजिए बहुत रिपीटेड है, तो रिपीटेशन में ही आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखिए वी वुड नॉट बी सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, देखिए यहाँ पर भी एंजॉयमेंट यूज हुआ है, देखिए नेक्स्ट उसमें कंप्लीट हो रही है लाइन। देन अगेन जहां भी आपको लगता है कि साउंड रिपीटेड है और कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट हो रही है, वॉवल की साउंड रिपीट हो रही है, तो याद रखिएगा वो आपका एजोनेंस और कॉन्सोनेंस में आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच की। अर्थ कैन टीच अस, पर्सोनिफिकेशन यूज है क्योंकि अर्थ को यहां पर्सोनिफाइड किया गया है। देन डेड एंड अलाइव, दो ऑपोजिट कंडीशन स्टेट को रेफर किया गया है, इसलिए एंटीथीसिस यहां यूज है। देखिए फिर से ये रिपीटेशन है कि काउंट अप टू 12, तो रिपीटेशन में है, एंड कीप क्वाइट। तो आई होप स्टूडेंट्स ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विथ ग्लॉसरी एंड लिटरेरी जो पोइटिक डिवाइसेस यहाँ पर पैब्लो नेरूदा ने यूज की हैं वो आपको समझ में आई होंगी। इस पोइट्री के सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ जो सिंबलिज्म यहाँ पोएट ने यूज किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो कीपिंग क्वाइट टाइटल अपने आप में सजेस्टिवनेस और उसका जो एक्चुअल मीनिंग है इंट्रोस्पेक्शन वो आपसे पूछा जा सकता है। और एक और क्वेश्चन अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग अबाउट ट्रू मीनिंग अकॉर्डिंग टू द पोएट इन टोटल इनएक्टिविटी जो है, अगर आप उसको उससे कंफ्यूजन आप ना क्रिएट करें क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है कि भाई आपको एक्शन में तो शांत होना है लेकिन अपने थॉट्स में एक्टिव होना है। तो किस सैडनेस की बात की है यहाँ पर, सैडनेस वही मॉडर्न लाइफ और जो हरिड एंड वरिड लाइफ है यहाँ याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाई अर्थ इज कॉल्ड एंड मेंशन्ड एज द बेस्ट टीचर, बिकॉज अर्थ नोज हाउ टू रिवाइव, अर्थ knows how to survive. I hope dear student ये explanation आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से आगे के और भी टॉपिक्स को, राइटिंग स्किल्स को, प्रोज सप्लीमेंट्री सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से मेरे साथ डॉक्टर नेहा दुबे के साथ क्रैक करेंगे, परफेक्ट स्कोर के लिए आगे बढ़ेंगे। मेरा बस एक यही सजेशन आपसे है कि तैयारी एक एक शब्द की अगर अभी से आपकी पक्की होगी तो इस सब्जेक्ट के मार्क्स आपकी मार्कशीट को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सो थैंक यू फॉर टुडे, कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।